नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आज मैं मौजूद हूं काशी में, जहां पर हमारे साथ प्रदीप जायसवाल जी हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं व्यापार सभा के और समाजवादी पार्टी से। पहले तो प्रदीप जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे यहाँ आने के लिए, और काशी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रदीप जी, ये बताइएगा कि पहले तो आपकी राजनीति की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई है? मैं सन 2002 में मदागिन पर एक जगह है हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज, उसका मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, और 2002-2003 सत्र था, और वहाँ पे मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, बीएससी किया, एलएलबी किया, एमए किया, और वहाँ से माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर हम लोग लगातार संगठन के माध्यम से काम कर रहे हैं। और छात्र संघ के राजनीति के बाद मैं समाजवादी पार्टी में छात्रों के इकाई संगठन समाजवादी छात्र सभा का मैं बनारस का 10 साल अध्यक्ष था, और उस समय ये जिम्मेदारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के माननीय नेताजी ने और युवा हृदय सम्राट और तत्कालीन सांसद माननीय अखिलेश यादव जी ने हमको दी थी कि बनारस में बीएचयू, विद्यापीठ, हरिश्चंद्र, यूपी कॉलेज, तमाम जितने भी विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं, वहाँ पे छात्र संघ का जब चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का चयन करना है, वहाँ चुनाव जिताना है। और निश्चित रूप से उनके उम्मीदों पर हम लोग खड़ा उतरने का प्रयास भी किए, और उस दौरान सन 2003 के बाद से हमको लगता है 6 तक चुनाव हुआ, फिर 12 से स्टार्ट हुआ। लगभग 50 की संख्या में छात्र संघ के पदाधिकारी को हम लोग समाजवादी पार्टी से जिताकर भेजे हैं। मतलब आपकी यह जो अनुभव रहा वो कॉलेज टाइम से स्टार्ट रहा। तो ऐसे जैसे बनारस में तो दूसरी भी सरकार आती रही, तो आपने हमेशा से सपा से रहे, तो फिर बाद में कभी सोचा नहीं कि पार्टी साइड चेंज करनी चाहिए? देखिए, इस बात को सोचने का विषय इसलिए नहीं है कि हर व्यक्ति जो राजनीति करना चाहता है, जो समाज सेवा करना चाहता है, वो सम्मान के लिए कार्य करता है। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के जो भी नेता हैं, माननीय नेताजी रहें, चाहे हम लोग के तत्कालीन अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी रहें, लगातार युवाओं को जोड़ने का काम किया। और छात्र संघ बहाली का मुद्दा हो, उन्होंने बढ़ चढ़ का साथ दिया छात्र नेताओं का, और चाहे छात्रों की हक हुकूक की बात रही हो, चाहे उनको जोड़ने की बात रही हो, उनको सम्मान देने की बात रही हो, जितना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने किया, लगभग मुझे लगता है 20 वर्षों से ज़्यादा उनको भी राजनीति करते हुए हो गया। और जितना वो प्रयास करते जोड़ते हैं, मुझे लगता है पूरे देश में कोई नेता इतना समय नौजवानों को नहीं देता है। आज से 20 वर्ष पहले हम लोग टैक्स एसएमएस करते थे मानी जी को, और हम लोग को फ़ोन कर दिया करते थे, इतने वो सक्रिय रहा करते थे कभी किसी विषय वस्तु पर। तो जब उनसे जुड़ाव हो गया, लगाव हो गया, तो कहीं न मन जाएगा न कहीं दिल जाएगा। जो भी जाएगा अखिलेश यादव जी के लिए जाएगा, समाजवादी पार्टी के लिए रहेगा। तो आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर जो व्यापार की स्थिति कैसी चली है बनारस में, क्योंकि इस टाइम पे पर्यटक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और व्यापार भी बहुत ज़्यादा है बनारस में। तो यहाँ पर सपा ने क्या क्या जो अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं व्यापारियों के लिए? देखिए, सर्वप्रथम मैं बताऊँ व्यापारी राजनीति की मेरी शुरुआत कहाँ से हुई है। जब उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 तक सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे उत्तर प्रदेश में सेल टैक्स में सलाहकार बनाया, और पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापारियों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को दूर करने का हम लोग कार्य दिया, और काफ़ी हद तक हम लोग काम भी किए, और कई ऐसी चीज़ों को हम लोग उस समय सरकार में कराएं, जिससे आज भी हमारा व्यापारी समाज लाभान्वित हो रहा है। और व्यापारी समाज को और जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी से उन्होंने हमको पहले प्रदेश का उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी में जो व्यापारियों का संगठन समाजवादी व्यापार सभा बनाया, और 1 वर्ष पहले हमको अध्यक्ष बना दिया। और इस पूरे कार्यकाल मैंने जो देखा कि व्यापारियों और बनियों की पार्टी के नाम से जो देश और प्रदेश में वर्तमान में सरकार है, उससे सबसे ज़्यादा मजबूर, बेबस, लाचार, परेशान तो व्यापारी समाज है। आप ऐसे जानिए कि चाहे सेल टैक्स की बात हो, चाहे इनकम टैक्स की बात, चाहे बाट माप की बात हो, चाहे खाद्य सुरक्षा की बात हो, सब में शोषण दोहन केवल व्यापारियों को होता है, और व्यापारी समाज इससे बहुत मर्माहत है। और आज भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार में जो मुलायम सिंह यादव ने कार्य किया था, उसको आज भी हमारा व्यापारी समाज मानता है। जैसे उस समय चुंगी प्रथा को समाप्त किया गया था, उससे बहुत शोषण दोहन व्यापारियों को होता था। आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसी एक्ट इसको बोलते, धारा 3.7, उसको शिथिल करने का काम भी माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। आपको बताएं, आपको जानकारी हो सकता न हो कि पहले साइकिल का भी नंबर होता था, रजिस्ट्रेशन होता था, जैसे यहाँ परिवहन विभाग करता है, गाड़ी का, बाइक का या कार का, उसको भी समाप्त करने का काम अखिलेश यादव जी ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। तमाम ऐसी सुविधाएं हैं। आज व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना, जिसके तहत व्यापारियों को
यदि कोई पंजीकृत व्यापारी सेल टैक्स में जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसको किसी भी अकस्मात दुर्घटना पर उसको 20 लाख का मुआवजा मिलता है। उसको यदि किसी प्रारंभ करने काम किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं। 2007 में बसपा की सरकार थी और पूरे देश में वैट लगाने की बात हो रही थी, लेकिन हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव ने कहा था, जब तक व्यापारी समाज हमारा सहमत नहीं होगा इस वैट की धाराओं से हम उत्तर प्रदेश में लगने नहीं देंगे। और ऐसा हुआ कि पूरे देश में लग गया वैट, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य था जहाँ पे वैट नहीं लगा। तो तमाम उस चीज़ को आज व्यापारी समाज याद करता है और आज मन बना चुका है कि इस सरकार को बदलना है, क्योंकि जब तक स्वस्थ लोकतंत्र में अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो किसी एक सत्ता के राज में सभी शासन प्रशासन लोग निरंकुश हो जाते हैं। आज व्यापारी समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन और पीडीए की विचारधारा से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी के गठबंधन को इंडिया को वोट करना चाहता है। जो भी प्रत्याशी माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे उसको आज पूरे बनारस के लोग मूड बनाए हैं। इस बार वोट अगर देंगे तो केवल और केवल इंडिया गठबंधन को देंगे। व्यापार सभा की स्थिति राज्य में इस टाइम पर कैसी है? देखिए, राज्य में समाजवादी व्यापार सभा के मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूं और 75 जिलों में 95 हमारे जिला महानगर अध्यक्ष हैं और लगातार व्यापारी हित के लिए बाज़ारों में जाकर उनकी मदद कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले जब अभी पेपरों में आया था, लागू भी हो गया कि जीएसटी में ईडी का दखल यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत अब जीएसटी अधिकारियों को अधिकार होगा और ईडी अधिकारियों का अधिकार होगा कि किसी भी संपत्ति को जब्त करे कह देंगे कि ये आपका गैर कानूनी पैसा कमाया गया है, कर चोरी से पैसा कमाया गया, आपका जब्त कर लेंगे। अभी इसका हम लोग विरोध किए पूरे प्रदेश में, जिला मुख्यालय पर हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए राष्ट्रपति के माध्यम से। मेरा ये कहना था कि आपने ईडी का प्रवेश करा दिया जीएसटी में, मेरे पास एक मोबाइल भी है, यानी उसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है कि 2000 की टैक्स चोरी पर आप पकड़ सकते हैं कि 2 लाख के 2 करोड़। तो ईडी अधिकारी आज के डेट में जीएसटी के अधिकारी शोषण कर रहे हैं हमारे व्यापारियों का, इस काले कानून का हवाला देकर कि आपको हम बर्बाद कर देंगे, हमारे व्यापारियों का शोषण दोहन कर रहे हैं। आपके 2000 के मोबाइल के आपके 20,000 मोबाइल को जब्त कर देंगे, आपने टैक्स चोरी को बनाया है। इस तमाम चीज़ों का हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी अंडामेंट के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर ई-वे बिल की भी बात इन लोग कर रहे हैं, उसका भी विरोध कर, तमाम जो मुद्दे आते हैं हम लोग लगातार विरोध करते रहते हैं और व्यापारी हित के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं संगठन के माध्यम से। जी, तो लोकसभा चुनाव में 2024 में जो चुनाव आने वाला है उसमें आपको क्या लग रही है कि देश की स्थिति कैसी होगी? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस पार्टी की सरकार है वो बनियों व्यापारियों की सरकार कही जाती है पूरे देश प्रदेश में, और आज सबसे ज़्यादा परेशान यदि कोई है तो व्यापारी समाज है। मैं कहता हूँ कि जब पेट में अन्न नहीं रहेगा, मेरे बच्चे का पढ़ने का फीस नहीं रहेगा, तो हम कैसे देश दुनिया की बात कर पाएंगे। इसलिए आज के डेट में सभी लोग बर्बाद हैं और कोई व्यापारी सुखी नहीं है। ऑनलाइन मार्केटिंग पर हम लोग लगातार मांग करते रहें कि इस पर प्रभावी अंकुश केंद्र सरकार लगाए, क्योंकि एक जूता लेना होगा, एक कपड़ा लेना रहेगा, हर व्यक्ति 70 रुपये से लेकर हर मूल्य तक सामान में घर मंगा ले रहा है। जो हमारा बाज़ार के बाज़ार लूट रहा है, कोई दुकानदार बर्बाद हो रहा है, कोई आत्महत्या करने में मजबूर हो रहा है, कोई ग्राहक चढ़ने को तैयार नहीं है। तो हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं प्रदेश सरकार से कि इस काले कानून को, इस ऑनलाइन ट्रेडिंग को अंकुश लगाए और सबको जीने का और खाने का भरण पोषण का अधिकार मिले। और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से आज पूरे देश में जो एक माहौल बन रहा है, मूड बन रहा है कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जो ढांचा को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है और संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान को तोड़ने का प्रयास किया जा, बदलने का प्रयास किया जा रहा है। आज सबको इसका भान हो गया है कि ताकत कहीं गलत हाथों में चली गई है और ताकत को सही हाथों में लाने के लिए आज सभी ने मूड बनाया है कि पूरे देश में और पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को हम लोग वोट देंगे और सरकार को बदलेंगे। पर जैसे कहा जा रहा है कि खाली पेट है जनता का, पर ऐसे सरकार ने तो कोटेदार से मतलब राशन जो है वो फ्री में वितरण करवा रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आप देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आप देश को विकसित करने की बात कर रहे हैं, विश्व की तीसरी शक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके 140 करोड़ जनसंख्या में अगर 80 करोड़ जनसंख्या अगर 2 समय अन्न के लिए मोहताज है और सरकार को देना पड़ रहा है, तो इससे बड़ा नाकामयाबी का क्या उदाहरण हो सकता है?
तो युवाओं के लिए कोई संदेश आपका, क्योंकि आप भी युवा रहे हैं और बहुत ही जो आपका शुरुआती था वो भी कॉलेज से ही रहा है, तो क्या है युवाओं के लिए कोई संदेश? देखिए, मेरा अपने उत्तर प्रदेश के और देश के नौजवानों से आग्रह है कि कभी कभी जाने अनजाने में बहुत बड़ी चूक हो जाती है। हम मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ते रहे हैं, हम भारत पाकिस्तान के नाम पर लड़ते रहे हैं, हम लोग हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लड़ते रहे हैं। क्या कभी आपने पढ़ के देखा कि मेरे घर में 2 टाइम का वक्त का खाना मिल रहा है? क्या हमारे जो भाई भतीजे हैं उनको शिक्षा दीक्षा का हम समुचित व्यवस्था करा पा रहे हैं? क्या उनके भविष्य को बेहतर करने के लिए हम कोई काम कर रहे हैं? इसलिए मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, इस सब चीज़ों से ऊपर उठ जाइए। जो फ्री में अन्न मिल रहा है उससे उठ जाइए, अपने को आत्मनिर्भर बनाइए, अपने मान सम्मान स्वाभिमान को देखते हुए और अपना हित न देखकर अपने आने वाली पीढ़ी के हित देखते हुए और देश का भविष्य देखते हुए आप लोग ऐसे हाथों में ताकत दीजिए जिसके पास एक सैद्धांतिक सोच के साथ काम करने की क्षमता हो और देश को सही अर्थों में विकसित करने की बात हो। ऐसा ना हो कि घाटा बढ़ता जा रहा हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो और केवल हम सभी खंभों पर पुराने बनाए गए इमारतों पर चाइना का लाइट लगा के हम कह दें कि हमने बनवाया है। आज बनास की दशा वही है। आप लोग जिस रोड से आए होंगे आपने देखा होगा कि सड़क खुदा हुआ है, नाली बह रही बजबजा रही है, जाम की समस्या है, यहाँ तक कि मंदिर के नाम पर इतना लाखों करोड़ों का आय हो रहा है सरकार को। आप, मेरा दावा है कि मदागी से लेकर आप गुदलिया तक चौराहे पर चले जाइए, गुदलिया चौराहे से आप 80 घाट तक चले जाइए। आप गिन के हमको अब 5, हमको लगता है आप यूनियन नहीं बता सकते कि कहीं भी यूनियन करने की व्यवस्था की गई। यहाँ तक कि हमारी महिलाएं बहनों को परेशानी होता है, इसकी समस्या पर कोई विचार सरकार नहीं करती है। कहाँ पे हमको उस चीज़ का इशू बनाना है उस पर समस्या पर ज़्यादा विचार करते हैं। तो मेरा मानना है कि जो बनास का मूलभूत ढांचा है, सड़क, सीवर, पानी, ट्रैफिक, प्रदूषण, उस पर काम करें तब जाके सही अर्थों में बनास का विकास माना जाएगा, न कि राजघाट के पुल पर, टीवी टावर पर लाइट चाइना का लगा के आप देश को तरक्की करने की बात कहेंगे। हम समझ सकते हैं। इसलिए नौजवानों से मेरा, बनास की जनता से, उत्तर प्रदेश जनता को, देश की जनता से आग्रह है कि अपने मत का जो प्रयोग है बहुत ही सोच समझ के दीजिए, वरना फिर आपको 5 साल पछताना पड़ेगा और आपको ही नहीं आपके आने वाली पीढ़ियों को भी उस चीज़ का अफसोस रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी समय देने के लिए। धन्यवाद आपको भी हमारे यहाँ बनास मानने के लिए, और स्वागत है आपका। ये थे हमारे साथ प्रदीप जायसवाल जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं व्यापार सभा के, और उनका कहना है कि वो युवाओं को काफ़ी अच्छा संदेश दिया है, क्योंकि वो भी जब वो युवा अवस्था में थे तो उन्होंने अपनी शुरुआत राजनीति में की और काफ़ी संघर्ष करके किया है। पर देखना तो ये है कि अब आने वाले जो चुनाव है उसमें क्या होता है, जनता की पसंद क्या होती है, बनारस की क्या पसंद होती है। तो तक बने रहिए एम न्यूज़ के साथ। मैं बरखा सिंह। मैं प्रदीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी व्यापार सभा। आज हम लोग क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं आपको और नए साल की बधाई, और पूरे देश प्रदेश के नौजवानों से हम आग्रह करेंगे इस शुभ क्रिसमस के पर्व पर और नए साल के अवसर पर अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को देखते हुए आप अच्छा काम करिए समाज में, और बनास की गंगा जमुना तहजीब है उसको बरकरार रखते हुए खूब स्वस्थ रही, प्रसन्न रही, तरक्की करिए। आज के डेट में अगर प्रभु यीशु मसीह के संदेशों को हम लोगों तक ले जाएं, वो संदेश धर्मांतरण नहीं है, वो संदेश है प्यार का। अगर हम प्यार करते हैं तो हमें किसी भी धर्मांतरण की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का प्यार सबके लिए है, परमेश्वर सबको प्यार करता है। तो ये क्रिसमस के अवसर पर मैं ये प्रेम का संदेश न केवल ईसाई भाइयों को लेकिन सभी को मैं देना चाहता हूँ। मैं थिल्मा डेविड मेमोरियल स्कूल की तरफ से क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने प्रिंसिपल मैम और हमारे अभिभावकगण, हमारे विद्यार्थीगण और हमारे जितने भी यहाँ पे शिक्षकगण हैं उनके तरफ से पूरे समाज को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब अपने जीवन में खूब तरक्की करें, उन्नति करें और प्रभु का आशीष, प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। मेरी क्रिसमस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। मैं नवीन सिंह, मैं
दिसंबर का महीना है, सारे अपने क्रिश्चियन भाई बहनों को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस और आने वाले साल के लिए नया साल मुबारक हो। आप सभी को, आपके बच्चों को आप लोग अच्छे से बिताइए और नए साल में जीवन में कुछ नया करिए। थैंक यू। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।